हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं लेजेंडरी मिग-21 बाइसन को लेकर आए एक बड़े अपडेट से। तकरीबन भारतीय वायुसेना में अपने 6 दशक की सर्विस को पूरा करने के बाद अब फाइनली मिग-29 भारतीय वायुसेना को अलविदा बोलने की तैयारी कर रहा है। दरअसल 19 सितंबर 2025 को आप अंतिम बार मिग-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को आसमान में उड़ान भरते देखेंगे, क्योंकि 19 सितंबर 2025 से भारतीय वायुसेना से अब इन एयरक्राफ्ट्स को फेज आउट कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। अभी अंतिम जो स्क्वाड्रन है मिग-21 की, वो स्क्वाड्रन नंबर 23 है, जिसको हम पैंथर्स के नाम से जानते हैं। और 19 सितंबर 2025 को अंतिम बार इस स्क्वाड्रन का मिग-21 फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा और भारतीय वायुसेना से विदा ले लेगा। ये लेजेंडरी फाइटर एयरक्राफ्ट 1963 में भारतीय वायुसेना में ज्वाइन हुआ था और ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था जो भारत ने इंडक्ट किया था। और इसके बाद भारत की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ी थी। यही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण उपलक्ष्य जैसे कि 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, कारगिल युद्ध और बालाकोट ऑपरेशंस में इन एयरक्राफ्ट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसने बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए हैं। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने 4th जनरेशन से F-16 को मार गिराया था, लेकिन बीते समय के साथ इनके काफ़ी क्रैशेस देखने को मिले और ये इनका नाम काफ़ी बदनाम हुआ। एक समय तो इनको फ्लाइंग कॉफिन की भी संज्ञा दी जाने लगी, लेकिन फाइनली भारतीय वायुसेना में तकरीबन 6 दशक की सर्विस को पूरा करने के बाद अब ये लेजेंडरी मिग-21 फाइटर एयरक्राफ्ट अंतिम बार विदा बोलने की तैयारी कर रहा है। अभी जो लेटेस्ट वेरिएंट भारतीय वायुसेना यूज़ कर रही है वो है मिग-21 बाइसन, जो कि मॉडर्न एवियोनिक्स, रेडार और वेपन सिस्टम के साथ देखने को मिलता है। लेकिन इन अपग्रेड्स के बावजूद भी इनको मेंटेन कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा प्रतीत होता है। उसके पीछे का कारण है इनका एजिंग एयर फ्रेम और जो बार बार क्रैशेस हो रहे हैं, सिस्टम फेलियर हो रहे हैं, उनको रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और अब इनकी जगह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के द्वारा ली जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। जैसा कि हम अक्सर वीडियोस में कहते रहते हैं, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए फाइटर जेट्स हैं उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना बहुत जल्दी जो अपना 6 की संख्या में एडिशनल मिड एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हैं, इनको लेकर टेक्नो कमर्शियल बिड्स की जो शुरुआत है वो करने वाली है, जिसका एक ही उद्देश्य होगा भारतीय वायुसेना में टैंकर एयरक्राफ्ट की जो कमी है उसको चिन्हित करना और उसको पूरा करना। और इसके लिए जो दुनिया भर के कंपनीज हैं वो कम्पीट कर रही हैं। इंडियन एयरफोर्स इस समय 6 की संख्या में रशियन ओरिजिन का इल्यूशन IL-78 टैंकर यूज़ करती है, जिनको 2000 के दशक में खरीदा गया था, लेकिन अब वो लगातार मेंटेनेंस इशूज से परेशान है और उनका अवेलेबिलिटी रेट भी काफ़ी कम है, जिसके चलते भारतीय वायुसेना को काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन्हीं स्ट्रगल्स को चिन्हित करके अब इनका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर एडिशनल टैंकर एयरक्राफ्ट की खरीद की जानी है। और इसमें हमें एक बड़ा जो डेवलपमेंट है देखने को तब मिला था जब फरवरी में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कई की प्रपोजल्स थे जिनको अप्रूव किया था, जिनकी लागत 84,560 करोड़ रुपए थी और इसमें जो मिड एरियल रिफ्यूलर्स थे वो भी शामिल थे। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब भारतीय वायुसेना के कई मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो हैं टैंकर एयरक्राफ्ट को खरीदने के फेल हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जो सक्सेस है वो मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस कंपटीशन में यूरोपियन, रशियन और इजरायली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर आपस में कम्पीट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट को ग्रैब करने का प्रयास उनके तरफ से किया जा रहा है। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये जो प्रोक्योरमेंट की बात हम करने वाले हैं, इसमें हमें जो एक हाई पावर डिफेंस कमेटी है वो एक्शन में आती दिखाई पड़ रही है, जो कि एक्विजिशन को फास्ट ट्रैक करेगी और जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने का काम करेगी। जाहिर सी बात है भारतीय वायुसेना आने वाले निकट भविष्य में बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने वाली है और उनको हवा में ईंधन देने के लिए हमें इस प्रकार के टैंकर एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़रूरत होगी और इसीलिए इनकी खरीद काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी अगली बड़ी अपडेट F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर आ रही है। तकरीबन भारत में 30 दिन से ज़्यादा बिताने के बाद F-35 लाइटनिंग 2 की जो घर वापसी है वो हो चुकी है। जी हाँ, आज तकरीबन सुबह 10:14 पर इस एयरक्राफ्ट ने भारत के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और ये अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया है। आपको याद दिला दें कि 14 जून 2025 को इसने भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करी थी और इस इमरजेंसी लैंडिंग में इसने भारत में एक लंबा समय भी व्यतीत किया था। जब इसने लैंड किया था तो ये माना गया था कोई छोटे इश्यूज हैं जिन्हें रेक्टिफाई करके इसे फिर से उड़ने योग्य बनाया जा सकेगा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई कि मामला काफ़ी गंभीर है। जिस चीज़ को पहले लो फ्यूल की प्रॉब्लम समझी जा रही थी वो लो फ्यूल की प्रॉब्लम थी ही नहीं, बल्कि ये मेजर हाइड्रोलिक इशूज से परेशान था। और मल्टीपल टाइम्स जो टीम्स हैं
वो इसको रिपेयर करने आई। लेकिन क्योंकि आप सबको पता है भारत F-35 को ऑपरेट नहीं करता, तो जाहिर सी बात है उससे जुड़े जो सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं ये भी भारत में नहीं होंगे। तो इसके चलते इसका जो रिपेयर वर्क है ये बार बार प्रभावित होता रहा और इसमें डिले होती रही। लेकिन फाइनली 24 सदस्यीय टीम यूके से आती है विशेष उपकरणों के साथ, और इसका जो एक मेजर रिपेयर वर्क है वो हैंगर में किया जाता है। और कल इसको उड़ान के लिए जो परमिशन है वो दे दी गई थी, और आज ये HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को वापस से ज्वाइन करने के लिए वापस हो चुका है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अब F-35 की विदाई हो चुकी है। और अगर हम यूके के कमीशन की बात करें या ब्रिटिश कमीशन के ऑफिशियल्स की बात करें, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जिस प्रकार का सहयोग दिखाया है उसके लिए वो कृतज्ञ है। और इसके साथ ही साथ जो F-35 से जुड़ी जो समस्याएं थी वो रेक्टिफाई की जा चुकी है। एक समय तो इस पूरे मामले में ऐसा भी आया था, प्रकरण में ऐसा भी आया था जब ये माना जा रहा था कि शायद इसको एयरलिफ्ट करने की नौबत आ सकती है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी बुरी स्थिति में आ गया था और इसका मेंटेनेंस एक समय लगभग नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा था। हमारी अगली बड़ी अपडेट Su-57 फैलन डील को लेकर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो भारत दौरा है इनकी डेट्स को अनाउंस कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये भी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, खासकर रशियन मीडिया में, कि अब जो रशियन ऑफिशियल्स हैं ये अपना एक डिटेल ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जहां पर भारत के साथ Su-57 की यूनिट कॉस्ट, Su-57 के प्रोडक्शन और Su-57 की सप्लाई चेन को लेकर बात होगी। माना जा रहा है कि नासिक प्रोडक्शन लाइन को लेकर रूस अब बहुत गंभीर है, जहां से न सिर्फ भारत की रिक्वायरमेंट्स पूरी की जानी है बल्कि जो रशिया के दूसरी एक्सपोर्ट डील है उनमें भी जो केटर होगी रिक्वायरमेंट वो यहीं से होगी। यानी कि क्लियर है कि जो केस है Su-57 फैलन का वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। और अभी हम ये दावे के साथ तो नहीं कह सकते, पर जिस प्रकार के हालात और जिस प्रकार के लक्षण नज़र आ रहे हैं उसको देखकर कोई ये चीज़ इनकार भी नहीं कर सकता कि भारत ने इंटरेस्ट तो व्यक्त किया है। और जब से डिफेंस सेक्रेटरी ने ओपनली आकर ये कहा है कि भारत एक्टिवली 5th जनरेशन फाइटर्स को कंसीडर कर रहा है, तो उसके बाद से संभावनाएं और भी ज़्यादा प्रबल हो गई हैं। तो देखना यह है कि Su-57 फैलन या MRFA दोनों में से क्या हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ जहां MRFA को लेकर के भी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिन्हें हम कल डिस्कस करेंगे, तो वहीं Su-57 के चांसेस तो हमें अब पहले से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सबसे खास बात ये है कि इस समय Su-57 फैलन को लेकर जो भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं वो खुद उसका समर्थन करते नजर आए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमें अब भविष्य की थ्रेट को ध्यान में रखकर कदम बढ़ाने चाहिए और 4th जनरेशन से ज़्यादा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो कि गैलियम नाइट्राइड जैसी टेक्नोलॉजी को होस्ट करते हो और एडवांस जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम हो। तो ऐसे में Su-57 के चांसेस निसंदेह सबसे ज़्यादा है। देखते हैं क्या निर्णय इस पे आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।